तो भाई मैंने आपको बता दिया नॉकआउट मैच है इंडिया वेस्ट इंडीज का। मैच विन करो, सेमीफाइनल खेलो, मैच हारो, घर जाओ। अगर इस मैच में मैथ्यू फोर्ड को वो रिस्पेक्ट अभिषेक ने दी जो वो डिजर्व करता है, तो भाई उसके बाद अभिषेक को रोकना इस वाले मैच में मुश्किल हो जाएगा। ब्रेंडन किंग को अंदर आती हुई गेंद परेशान कर सकती है और वो काम कर सकता है जसप्रीत बुमराह। अगर वेस्ट इंडीज को इस मैच में विन करना है तो इन दोनों का चलना जरूरी है, एक हेटमायर एक रदरफोर्ड। तो बहुत सारी बातें मैंने ऐसी बताई जिनको ध्यान में रखते हो अगर आप इस मैच को एनालाइज करोगे तो इस वाले मैच में आपकी एनालिसिस के सही होने के चांस काफी ज्यादा। तो भाई कैसे हो, सब मजे में? तो भाई आज इस वीडियो के अंदर मैं एनालिसिस करने वाला हूं एक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच की। मतलब यूं समझो भाई मैच जो है वो नॉकआउट मैच है और ये मैच होने वाला है अपने इंडिया और वेस्ट इंडीज के टीम के बीच। और ये मैच खेला कहां जाएगा? ये मैच खेला जाएगा ईडन गार्डन्स में। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये मैच नॉकआउट क्यों है और ये मैच T20 वर्ल्ड कप 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच क्यों है। तो भाई देखो मैच की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो टीम ये मैच विन करेगी वो खेलने वाली है सेमीफाइनल में और जो टीम ये मैच हारी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। मतलब जो जीता वही सिकंदर। तो सबसे पहले आप सारे कमेंट करके मेरे को ये बता दो कि आपके एनालिसिस के हिसाब से इस वाले मैच में कौन सी टीम विन करने वाली है, इंडिया या वेस्ट इंडीज। बाकी मैं तो इस वीडियो के अंदर आपको इस मैच की कंप्लीट एनालिसिस करके दूंगा ही। जैसे कि भाई जब ये दोनों टीमें इस मैच को खेलने इस वेन्यू पे एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो विकेट कैसा बिहेव करेगा, बल्लेबाज सच्चा करेंगे, गेंदबाज सच्चा करेंगे, कौन करेगा उसके बारे में बात करेंगे। और भाई इस वाले मैच में आपके कौन से बल्लेबाजों के रन बनेंगे, इस वाले मैच में भाई कौन से बल्लेबाज आपके फ्लॉप होंगे, भाई इस वाले मैच में आपके किन गेंदबाजों को विकेट मिलेगा, कंप्लीट एनालिसिस करके आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ध्यान से बैठ के इस वीडियो को पूरा देखना, लेकिन साथ ही साथ कमेंट करके ये बता देना कि आपके एनालिसिस के हिसाब से इस वाले मैच में कौन सी टीम विन करने वाली है। और भाई बाकी इस वीडियो के अंदर जो एनालिसिस है स्पेशली अगर मैं बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसको मैंने और भी ज्यादा इंप्रूव किया है। क्यों इंप्रूव किया है? क्योंकि भाई देखो बहुत सारे भाई ये एनालाइज ही नहीं कर पाए थे। बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा था कि यार हम ये कैसे पता लगाएं कि कौन से मैच में किस खिलाड़ी को कितने ओवर गेंदबाजी मिलेगी, कौन से मैच में किस गेंदबाज को कितने विकेट मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड की टीम ने इस T20 वर्ल्ड कप में जो पिछले 2 मैच खेले, आप सबने देखा होगा उन दोनों ही मैचेस के अंदर जो रचिन है उसने भाई गेंदबाजी भी कराई और उससे विकेट भी मिले। लेकिन उनसे पहले वाले T20 मैचेस में आपने देखा होगा न्यूजीलैंड की टीम ने हार्डली रचिन से गेंदबाजी करवाई होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आए कि भाई हम ये कैसे एनालाइज करें कि कौन से मैच में किस गेंदबाज को कितनी गेंदबाज से मिलने वाली है। तो उसका तोड़ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो मैच है ना, इस वाले मैच में कौन से प्लेयर को कब कितनी गेंदबाजी मिलने वाली है। क्योंकि इंडिया की तरफ से आपने स्पेशली देखा होगा शिवम दुबे को, भाई दुबे भाई साहब को कभी तो गेंदबाजी मिलती है, कभी विकेट मिलते हैं, कभी गेंदबाजी नहीं मिलती, कभी विकेट नहीं मिलते। तो ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि इस वाले मैच में दुबे को गेंदबाजी मिलने वाली है या दुबे को गेंदबाजी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो भाई मैंने आपको बता दिया नॉकआउट मैच है इंडिया वेस्ट इंडीज का, खेला जा रहा है ईडन गार्डन्स में। मतलब जो जीता वही सिकंदर। मैच विन करो, सेमीफाइनल खेलो, मैच हारो, घर जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे प्लेइंग 11 की। इंडिया टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो हार्डली शायद ही टीम इंडिया इस मैच में कोई चेंज करे। मुझे लगता नहीं टीम इंडिया इस वाले मैच में अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज करने वाली है। मतलब साफ है कि इंडिया इस वाले मैच में उन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर खेल सकती है जिनके साथ खेली थी चेन्नई में जिम्बाब्वे टीम के अगेंस्ट। और भाई क्यों? जो जिम्बाब्वे के साथ इंडिया ने मैच खेला वो टीम इंडिया का बेस्ट कॉम्बिनेशन था T20 वर्ल्ड कप 2026 का। क्योंकि आपने देखा होगा इंडियन टीम की बल्लेबाजी प्रिडिक्टेबल हो गई थी। कैसे? भाई अभिषेक ईशान ओपन कर रहे थे और तिलक वर्मा 3 पे खेल रहा था, तीनों ही लेफ्टी बल्लेबाज थे। अपोनेंट टीम बड़ी स्मार्टली क्या कर रही थी, ऑफ ब्रेक गेंदबाजों से गेंदबाजी करवा रही थी और अपोनेंट टीम को सक्सेस भी मिली। आपने साउथ अफ्रीका टीम में देखा होगा कप्तान मार्करम गेंदबाजी करने आ गया। नामीबिया की टीम से आपने उनकी टीम के कप्तान इरस्मस को देखा होगा। तो पिछले मैच में इंडिया टीम ने एक अच्छा काम यह किया कि भाई संजू को अंदर लाए, अभिषेक से ओपन कराया। संजू अभिषेक लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बन गया। 3 पे आ गया ईशान, 4 पे आ गया सूर्या, 5 पे आ गया हार्दिक और 6 पे आ गया तिलक वर्मा। तो टीम इंडिया में लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बन गया। प्लस में याद ये बात रखना, नीचे जितना मर्जी आपके पास लेफ्टी बल्लेबाज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि हार्डली कोई टीम मैच के 17 से 20 ओवर में फिंगर स्पिन गेंदबाजों से गेंदबाजी करवाती है। ठीक है, तो यहां ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। और अगर आप स्टैट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया टीम के जो लेफ्टी बल्लेबाज हैं वो लोग ऑफ ब्रेक गेंदबाजों के सामने स्ट्रगल तो किया है। ठीक है, 18.3 का स्ट्राइक रेट है, 125 18.3 की एवरेज 125 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, तो ये वाली दिक्कत तो टीम इंडिया ने दूर कर दी। ठीक है, अगर वेस्ट इंडीज की टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पिछले मैच में क्या हुआ, इन लोगों ने रोस्टन चेस को खिलाया और अकील हुसैन को बाहर कर दिया। तो भाई देखो अकील हुसैन भी टीम का प्रीमियम गेंदबाज है
और इंडिया टीम के अगेंस्ट इस मैच में अकील हुसैन को टीम खिला सकती है। अब अकील ये मैच खेल रहा है तो एक तो ये बनता है कि भाई चेस को बाहर कर दो, अकील को लाओ, लेकिन रोस्टन चेस के खेलने से टीम को क्या फायदा हो रहा है, एक ऑफ ब्रेक गेंदबाज पर मिल रहा है, प्लस में एक बल्लेबाज भी मिल रहा है, ठीक है, तो टीम की बल्लेबाज में गहराई है। तो यहाँ पे क्या काम किया जा सकता है कि वेस्ट इंडीज की टीम सेमार जोसेफ को बाहर कर दे, तो इसके प्लेस पे लेके आ जाए अकील हुसैन को। और आपने देखोगा पिछले मैच में रोमेरियो ने पावर प्ले में गेंदबाजी की थी, तो रोमेरियो की जगह पावर प्ले में गेंदबाजी कौन करे, अकील करे। और सेमार जो है, सेमार जोसेफ, ये भी पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करा था, डेथ में गेंदबाजी करा था, तो रोमेरियो को ये रोल दिया जाए, ठीक है। या फिर टीम क्या कर सकती है कि भाई गुदाकेश मोती के रिप्लेसमेंट पे इस वाले मैच में खिला सकती है अकील हुसैन को। तो एक ही चेंज वेस्ट इंडीज की टीम की ओर से मैच में मेरे को होते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी वेस्ट इंडीज की टीम की बल्लेबाजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो साल 2026 में इनकी टीम के अगर मैं टॉप 7 बल्लेबाजों की बात करूं तो उनकी एवरेज रही है 33 की, और स्ट्राइक रेट की बात करें लगभग 154। तो भाई इनकी टीम के बल्लेबाज ने साल 2026 में टी20 फॉर्मेट में डिसेंट परफॉर्म किया है। अच्छा जी, अब ये मैच कहां हो रहा है भाई, मैच हो रहा है ईडन गार्डन्स में। तो ईडन गार्डन का जो विकेट है वो बिहेव कैसे करेगा, तो भाई देखो अभी तक इस वेन्यू के ऊपर टी20 वर्ल्ड कप के 5 मैच हुए और उन 5 मैचेस में जो विकेट है वो सिमिलर टाइप से देखा गया कोलंबो के जैसा। मतलब प्रेमदासा कोलंबो में आपने देखा होगा, वहां पे टीम टॉस विन कर रही है, पहले बल्लेबाजी कर रही है और फिर अपने टारगेट को डिफेंड कर रही है, ठीक है। तो इस वेन्यू पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है, टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, टारगेट सेट कर रही है और फिर अपने टारगेट को सक्सेसफुली डिफेंड कर रही है। क्योंकि अब तक इस साल टी20 विश्व कप 2026 की बात करें तो 4 बार पहले बल्लेबाजी वाली टीम मैच जीती है और 1 बार चेस वाली टीम। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखना कि इस वेन्यू के ऊपर जो मोस्टली टी20 मैचेस खेले हैं वो खेले हैं एसोसिएट नेशंस ने, ठीक है। और इस वेन्यू पे एक बात और ध्यान रखना कि आपको ये तो दिमाग में आ गया कि प्रेमदासा कोलंबो में जैसा हो रहा है, टॉस विन करो, पहले बल्लेबाजी करो, टारगेट सेट करो, टारगेट को डिफेंड करो। तो कोलंबो में आपने देखा होगा टारगेट को डिफेंड कर रही है टीम अपने स्पिन गेंदबाजों के बलबूते। लेकिन ईडन गार्डन में इस साल तक जो 5 टी20 मैचेस हुए हैं, इन मैचेस में टीम ने अपने टारगेट को डिफेंड किया अपने तेज गेंदबाजों की दमदार परफॉर्मेंस के दम पे। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक इस वेन्यू पे गेंदबाजों का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी रहा है कंपेयर में स्पिन गेंदबाजों के। ओवरऑल पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का एवरेज स्कोर 182 और चेस वाली टीम का एवरेज स्कोर जो है वो 150। अब करते हैं बात बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा मैंने आपको बताया भाई, तेज गेंदबाजों ने इस वेन्यू पे स्पिन के कंपेरिजन में अब तक अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि तेज गेंदबाजों को विकेट मिले हैं भाई 44, स्पिन गेंदबाजों को भी विकेट मिले हैं 31, लेकिन स्पिन गेंदबाजों की जो एवरेज है वो है 26.71 और तेज गेंदबाजों की 18.23, ठीक है। यानी तेज गेंदबाजों ने कम रन देके ज्यादा बल्लेबाजों को आउट किया, ज्यादा फ्रीक्वेंटली आउट किया। और मैंने क्या कहा था कि इस वेन्यू के ऊपर अगर आप कोलंबो से कंपैरिजन करते हैं तो वहां टीम ने अपने टारगेट को डिफेंड किया है, कैसे, अपनी स्पिन गेंदबाजों के बलबूते। लेकिन इस वेन्यू पे टीम ने अपने टारगेट को डिफेंड किया अपने तेज गेंदबाजों के बलबूते। क्योंकि इस वेन्यू पे खेले गए मैं पिछले 5 इंटरनेशनल टी20 मैचेस की बात करूं तो भाई पहली पारी में तेज गेंदबाज को कितने विकेट मिले हैं, 15। दूसरी पारी में तेज गेंदबाज को कितने विकेट मिले हैं, 29। नोट कर लेना, पहली पारी में स्पिन गेंदबाज को कितने विकेट मिले हैं, 16, और दूसरी पारी में स्पिन गेंदबाज को कितने विकेट मिले हैं, 15। तो जैसा कि मैंने बताया, इस वेन्यू पे खेले गए पिछले 5 इंटरनेशनल टी20 मैचेस में तेज गेंदबाजों के बलबूते टीम ने अपने टारगेट को डिफेंड किया, ठीक है। ये वेन्यू के बारे में आपको पता चल गया। स्कोरिंग पैटर्न की बात करोगे, जो इस वेन्यू पे पिछले 5 टी20 मैच हुए वो आपके सामने है। जैसे वेस्ट इंडीज और इटली का मैच हुआ, वेस्ट इंडीज की टीम ने अपने 165 रन को इस वेन्यू पे डिफेंड कर लिया। इंग्लैंड इटली का मैच हुआ, भाई इंग्लैंड की टीम ने 202 मारे, इटली की टीम ने चेस में 178 किया, ऑल आउट हो गई, मतलब टारगेट इंग्लैंड की टीम ने डिफेंड कर लिया। स्कॉटलैंड की टीम इंग्लैंड से मैच खेली, स्कॉटलैंड की टीम ने 152 किए, इंग्लैंड की टीम ने 155 करके मैच जीत लिया। मतलब अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हो एटलीस्ट 180 रन स्कोर करना देखिए। अगर पहले बल्लेबाजी वाली टीम 180 रन स्कोर कर देती है तो भाई यहाँ पे जो मैच है वो फंस सकता है। लेकिन आप 150 140 रन स्कोर करोगे तो भाई टारगेट को डिफेंड करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। बाकी स्कॉटलैंड इटली का मैच था, स्कॉटलैंड ने 207 करे, टारगेट को डिफेंड करा। फिर वेस्ट इंडीज की टीम ने 182 रन करे और स्कॉटलैंड की टीम के सामने अपने टारगेट को डिफेंड किया, ठीक है। तो स्कोरिंग पैटर्न आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं, पहले भारतीय बल्लेबाजों की बात करेंगे, फिर वेस्ट इंडीज टीम के गेंदबाजों की बात करेंगे, फिर वेस्ट इंडीज टीम के बल्लेबाज और भारतीय गेंदबाजों की बात करेंगे। मतलब एक बार अब हम ये देख लेते हैं भाई इस वाले मैच में कौन कौन से बल्लेबाज परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले संजू की बात करें, संजू भाई आपका दोधारी तलवार है। इस टी20 विश्व कप के अंदर संजू को खेलने को मिले हैं 2 मैच और दोनों ही मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दिल्ली में मैच हुआ 22 रन मारे, चेन्नई में मैच हुआ 24 रन मारे। और जब बल्लेबाज से डिसाइड करके ड्रेसिंग रूम से आ रहा है कि भाई हर बॉल पे मेरे को हिट करना है और बड़ा हिट करना है,
तो भाई वो 20-25 रन स्कोर करके मोस्टली आप देखना आउट हो जाएगा। अगर सेंसिबल बल्लेबाजी करे तो 25-60 को बड़ी पारी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है भाई वैसा संजू करेगा नहीं। मतलब संजू आएगा अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी करेगा तो दो धारी तलवार है, ठीक है। तो एक बार फिर से कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशन आप संजू से रखो। बाकी अकील हुसैन ने 6 बॉल में 3 रन देके T20 फॉर्मेट में एक बार संजू को आउट किया। ओवरऑल अगर आप वेस्टइंडीज की टीम के सामने संजू की परफॉर्मेंस देखोगे तो वहां भी कोई खास नहीं है, लगभग 20 की एवरेज है, ठीक है। अभिषेक शर्मा की बात करें तो भाई पिछले मैच में हाफ सेंचुरी आई और इस साल T20 विश्व कप में इसकी पहली हाफ सेंचुरी है, ठीक है। एवरेज लगभग 28 की चल रही है। वेस्टइंडीज की टीम के अगेंस्ट पहला मैच है, इस समय पे 79 कर चुका है। अच्छा, वेस्टइंडीज की टीम में गेंदबाज है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वो पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहा है मैथ्यू फोर्ड। मैथ्यू फोर्ड पावर प्ले के पहले ओवर में मैथ्यू फोर्ड अपनी जब पावर प्ले में गेंदबाजी करेगा तो पहले 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर सकता है, उसे विकेट से मदद भी मिल सकती है, ठीक है। तो मैथ्यू फोर्ड को थोड़ा सा ध्यान से इस वाले मैच में खेलना है अभिषेक शर्मा को। अगर इस मैच में मैथ्यू फोर्ड को वो रिस्पेक्ट अभिषेक ने दी जो वो डिजर्व करता है तो भाई उसके बाद अभिषेक को रोकना इस वाले मैच में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ईशान किशन की बात करें, थोड़ा सा टॉस का वेट करो और टॉस के बाद देखना क्या इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम रोस्टन चेस के साथ खेल रही है। मतलब क्या वेस्टइंडीज की टीम इस मैच में एक ऑफ ब्रेक गेंदबाज के साथ खेल रही है। अगर खेल रही है तो हो सकता है वेस्टइंडीज सही टाइम पे सही जगह अपने गेंदबाज को यूटिलाइज करे तो ईशान को जल्दी लपेटा जा सकता है, क्योंकि 31 बॉल में 34 रन करके ईशान किशन 4 बार आउट हुआ है और रोस्टन चेस ने 28 बॉल में 19 रन देके 2 बार आउट किया, तो मैचअप तो बनता है। अब एक और बात है कि भाई इस वाले मैच में रोस्टन चेस जब गेंदबाजी करने आए तो उस वक्त तक हो सकता है कि ईशान 20-25 रन भी बना ले, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो भाई मैचअप आपको रोस्टन चेस ईशान के बीच देखने को मिलेगा। आज सही टाइम पे आया तो भाई यहाँ पे वेस्टइंडीज टीम जो है मैचअप को विन कर लेगी, अदरवाइज ईशान इस मैच में स्कोर कर सकता है, तो टॉस का वेट करना। ओवरऑल वेस्टइंडीज की टीम के सामने सिर्फ 19 की एवरेज है ईशान की। फिर भाई सूर्या, तो सूर्या से एक्सपेक्टेशन रखेगी कि एक बार फिर से भाई आपको 30 से 40 रन तो करके दे। अगर बल्लेबाजी की बात करोगे इस साल 56 की एवरेज चल रही है, वेस्टइंडीज की टीम के सामने 40 की है और वेन्यू पे 26 की है। अच्छा, जितने भी भारतीय बल्लेबाज हैं इन सबके सामने वेस्टइंडीज टीम के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज अकील हुसैन ने कसूई गेंदबाजी की है। कैसे? सूर्या के सामने 52 बॉल में 59 दिया, एक बार आउट हुआ, मतलब भले ही आउट ना कर रहा हो लेकिन इकोनॉमिकल है। अगर आप ईशान के सामने देखोगे 22 बॉल में 26 रन दिया, चलो विकेट नहीं मिला, तो मैं यही कह रहा हूं इकोनॉमिकल गेंदबाजी आप उसके देखो, और संजू के सामने तो उसने करवाई, ठीक है। तो अकील हुसैन से एक्सपेक्टेशन रखना कि इस मैच में आपको इकोनॉमिकल गेंदबाजी करवा के वो देगा। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक्सपेक्टेशन है कि भाई इस मैच में ये अच्छा परफॉर्म कर देगा। फिर भाई आपके आ जाते हैं तिलक वर्मा, जो पिछले मैच में मेरी नजरों में भाई गेम चेंजर थे। इंडिया को मैच ही तिलक ने विन करवाया, क्योंकि लास्ट में आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना इंडिया को मोमेंटम दिया। अब देखो रोस्टन चेस जो है वो ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, तिलक लेफ्टी है। ऑफ ब्रेक गेंदबाजों के सामने तिलक धीमा भी खेला है, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं कि जब भाई तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने आएगा 17 से 20 ओवर के बीच में, तो क्या आपको लगता है कि वेस्टइंडीज टीम का कप्तान शेहोप ये रिस्क लेगा कि वो रोस्टन चेस से गेंदबाजी करवाएगा? मुझे लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है। तो अगर बल्लेबाजी मिल गई तो तेज गेंदबाजों के सामने तिलक वर्मा आपको अच्छा बल्लेबाजी करता हुआ दिखाई दे जाएगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद आ गया दुबे। अब दुबे का मेन क्वेश्चन आपके माइंड में ये होगा कि भाई इसे गेंदबाजी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि बल्लेबाजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ईशान अभिषेक ओपन कर रहे हैं, तिलक वर्मा नीचे खेल रहा है, तो भाई बल्लेबाजी जो है दुबे को और नीचे मिलेगी। मतलब बल्लेबाजी मिले ना मिले ये तो अलग बात, अगर बल्लेबाजी कोलैप्स करे तो अलग बात आ जाएगी, अदरवाइज इंडिया टीम के बल्लेबाज चल गए नहीं आ रही। मेन मुद्दा है गेंदबाजी, क्योंकि पिछले 11 मैच में इसने 8 बल्लेबाजों को आउट किया है, तो इसकी गेंदबाजी की बात आगे करेंगे। अब वेस्टइंडीज टीम के गेंदबाजों के नाम याद कर लो। मैथ्यू फोर्ड, पिछले 11 मैच में 11 बल्लेबाजों को इसने आउट किया है। पावर प्ले में ये जब अपने 2 ओवर गेंदबाजी करेगा तो इनिशियली 2 ओवर में अच्छा करेगा, विकेट से मदद मिलेगी, बॉल को स्विंग भी करेगा। उसके बाद अगर विकेट नहीं मिलते हैं तो फिर इसकी पिटाई हो सकती है, लेकिन इसके 2 ओवर में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इसको रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि आप इसके इकोनॉमी रेट देखेंगे तो कंट्रोल से गेंदबाजी की 7.83 का है। फिर भाई रोमेरियो आ गया, पिछले 7 T20 मैच में 6 विकेट है। आप जानते हो इसको गेंदबाजी के, इसकी गेंदबाजी से ज्यादा इसकी बल्लेबाजी की वजह से, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से इसको कंसिडर करेंगे। जेसन होल्डर ये ऑलराउंडर है, जैसे इंडिया का हार्दिक पांड्या है वैसे वेस्टइंडीज का होल्डर है, पिछले 9 मैच में 9 विकेट है। सेमा जोसेफ की बात करें तो 9 मैच में 9 विकेट है, लेकिन भाई आप देखो ये रन भी खाता है, ठीक है। 9 मैच में 9 विकेट है। मोती के पिछले 10 मैच में 13 विकेट है, और रोस्टन चेस का नोट डाउन कर लो, पिछले 7 T20 मैच में 5 विकेट है। इंडिया टीम के अगेंस्ट खेले 5 मैच में इसके 7 विकेट है। इस वेन्यू पे खेले 4 T20 मैच में इसको 6 विकेट मिले। अच्छा, मोती का भी नोट डाउन करना कि 2 मैच में इस वेन्यू पे इसको 3 विकेट मिले हैं। सेमा जोसेफ को इस वेन्यू पे 2 मैच में 5 विकेट मिले, ठीक है। ये सारी बातें आप नोट डाउन कर लो।
और इनकी टीम के बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैथ्यू फोर्ड मोस्टली पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, ठीक है, जो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद अगर अकील खेल रहा है तो ये सपोर्ट करेगा मैथ्यू फोर्ड को, अकील नहीं खेल रहा है तो फिर रोमेरियो, जेसन होल्डर और रोस्टन चेस ये गेंदबाजी कर सकते हैं पावर प्ले में। पावर प्ले में सहमाज जोसेफ गेंदबाजी करे इस बात के चांस कम है। पावर प्ले खत्म होने के बाद इनकी टीम का जो ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज है मोती, वो गेंदबाजी करेगा, सहमाज जोसेफ गेंदबाजी करेगा और कोई जो ये 3 गेंदबाज बच गए ये सिंगल टीम को कंट्रीब्यूट करेंगे। 17 से 20 की बात करोगे तो टीम के लिए सबसे अधिक गेंदबाजी सहमाज जोसेफ करने वाला है, ठीक है। अच्छा, वेस्ट इंडीज की बात करते हैं तो भाई ब्रेंडन किंग को अंदर आती हुई गेंद परेशान कर सकती है और वो काम कर सकता है जसप्रीत बुमराह, ठीक है। फिलहाल 24 के एवरेज है, पिछले मैच में 21 आए थे। स्टार्ट 3 मैच में अच्छा मिला T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं करा है, ठीक है। एवरेज इंडिया के सामने डिसेंट है, 30 है, लेकिन वेन्यू पे नहीं चला है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में देखा गया कि ब्रेंडन किंग के सामने स्पिन गेंदबाज भी अच्छा कर लेते हैं, लेग स्पिन ऑफ ब्रेक गेंदबाज। तो अगर इसका बल्ला चलता है, मान लो जसप्रीत के सामने अच्छा खेल के निकल गया, तो टीम इंडिया वरुण चक्रवर्ती को इनके सामने इस्तेमाल करके इसको खामोश कर सकती है। श्योप की बात करें तो श्योप अगर इस मैच में हार्दिक पांड्या के सामने अच्छा खेलता है तो आपको अच्छा करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल अगर आप बात करोगे 33 की एवरेज है, इंडिया की टीम के सामने 23 की है और वेन्यू पे 29 की है। नोट करने वाली बात यह है, अगर वेस्टइंडीज पहले बल्लेबाजी करे तो श्योप से एक्सपेक्टेशन रखो कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम अगर इस वाले मैच में चेस करे तो भाई एक्सपेक्टेशन आपकी कम हो जानी चाहिए, क्योंकि चेस में फिलहाल इसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, चाहे आप वेन्यू की बात करें चाहे भाई आप बात करें इंडिया की टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस की, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना, टॉस के हिसाब से पहले बल्लेबाजी हो रही है वेस्टइंडीज की, चेस करें, चेस में श्योप से एक्सपेक्टेशन कम है। नंबर 3 पे हेटमायर आ गया। हेटमायर भाई दो-धारी तलवार है, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा भाई एक ही गेयर में बल्लेबाजी कर रहा है, मौका मिला, जीवनदान मिला, लेकिन उसका ये फायदा नहीं उठा पाया। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे इस T20 विश्व कप में, अगर वेस्टइंडीज की टीम सुपर 8 में है तो उसमें इसका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। इंडिया के सामने 23 की एवरेज है, वेन्यू पे 25 की एवरेज है, तो फिलहाल डिसेंट परफॉर्म ये कर रहा है, ठीक है। अगर चल गया तो भाई वेस्टइंडीज की टीम को मैच जिता सकता है। फिर आ गया रोमन पोवल। सबसे बड़ी दिक्कत लेग स्पिन गेंदबाजों के सामने परफॉर्मेंस ना करने की, क्योंकि ये उनको हाथ से रीड नहीं करता। आंख बंद किया, बड़ा शॉट लगाएगा, संपर्क हुआ ठीक है, अदरवाइज मोस्टली आउट ही हो जाता है। तो वरुण चक्रवर्ती इस वाले मैच में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा वेस्टइंडीज की टीम के मिडल के सामने, ठीक है। हाँ देखो, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अगर वेस्टइंडीज टीम चेस करे तो रोमन पोवल को हल्के में लेते हैं, इनको टीम में ट्राई नहीं करते। लेकिन पोवल की परफॉर्मेंस की बात करें ओवरऑल तो इसने भाई चेस में अच्छा किया कंपेरिजन में पहले बल्लेबाजी की, ठीक है। रोस्टन चेस बल्लेबाजी में नहीं तो कहीं गेंदबाजी में कहीं ना कहीं तो परफॉर्म कर ही देगा। बाकी वरुण चक्रवर्ती इनको अपना विकेट बना सकते हैं, अपना शिकार बना सकते हैं, ठीक है। फिर भाई आ गया रदरफर्ड, ठीक है, रदरफर्ड आ गया। और रदरफर्ड भाई एक ऐसा बल्लेबाज, अगर ये सेट हो गया, ये 15-20 बॉल खेल गया तो रोकना मुश्किल है, ठीक है। ये स्पिन के सामने भी अच्छा खेलता है, तेज गेंदबाजों के सामने अच्छा खेलता है। एक चीज जो इंडिया कर सकती है इनके सामने, जब भी बल्लेबाजी करना है तो इनिशियली इनके सामने स्पिन गेंदबाज आ जाए, खासकर वरुण चक्रवर्ती। अगर ये सेट हो गया उसके बाद वरुण गेंदबाजी करने आएगा तो हो सकते ही उसके सामने अच्छा खेले। अगर जल्दी से गेंदबाजी करने आ गया तो यहाँ पे जल्दी रदरफर्ड को निकाला जा सकता है। अगर वेस्टइंडीज को इस मैच में विन करना है तो इन दोनों का चलना जरूरी है, एक हेटमायर एक रदरफर्ड। होल्डर हम बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ज्यादा बात करेंगे कंपेरिजन में बल्लेबाजी के। अगर आप परफॉर्मेंस की भी बात करोगे तो आप देखो इंडिया की टीम के अगेंस्ट 14 मैच में सिर्फ 57 रन है, एवरेज 8.14 है, वेन्यू पे 4 मैच में सिर्फ 11 रन है, लेकिन 14 मैच में इंडिया के अगेंस्ट 11 विकेट है, वेन्यू पे 4 मैच में 4 है। तो हम बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होल्डर की बात ज्यादा करेंगे, ठीक है। पिछले मैच में भाई मैच विनिंग नॉक इन्होंने खेली दी थी, लेकिन फिर भी भाई इनकी टीम मैच हार गई साउथ अफ्रीका से, क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं था, ठीक है। अब ये नोट डाउन करना, अर्शदीप को पिछले 9 T20 मैच में 16 विकेट मिले, वेस्ट इंडीज के सामने पिछले 10 मैच में 14 और वेन्यू पे एक मैच में 2। हार्दिक पांड्या को पिछले 11 मैच में 9 विकेट मिले हैं, वेस्ट इंडीज की टीम के अगेंस्ट 10 मैच में 6 विकेट मिले हैं और वेन्यू पे 2 मैच में 3। तो वेस्ट इंडीज की टीम के सामने भाई 10 मैच में विकेट कम मिले हैं। जसप्रीत बुमराह पिछले 9 मैच में 11 बल्लेबाजों को आउट कर गया, वेस्ट इंडीज की टीम के अगेंस्ट के लिए 5 मैच में इसने 8 बल्लेबाज आउट करे हैं और इस वेन्यू पे 2 मैच में इसको 2 विकेट मिले हैं। तो ये 3 तेज गेंदबाजों की परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो अर्शदीप से तो भाई आप एक्सपेक्टेशन रखो कि वो अच्छा करेगा ही करेगा, ठीक है। जसप्रीत बुमराह अगर इंडिया पहले गेंदबाजी करे तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, चेस में करे तो आप एक बार उनको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती के 9 मैच में 15 विकेट है, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पहला मैच है और ये वेन्यू पे एक मैच में इसके 3 विकेट है और वैसे भी कोलकाता की टीम के लिए खेलता है तो इस वेन्यू को काफी अच्छे से जानता होगा, है ना। अक्षर पटेल के पिछले 6 मैच में 11 विकेट है, ठीक है। वेस्ट इंडीज की टीम के अगेंस्ट 7 मैच में 7 है, वेन्यू पे 2 मैच में 5 है, ठीक है। अगर आप इंडिया टीम के गेंदबाजों की बात करोगे मोस्टली सबकी परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज की टीम के सामने अच्छी रही है।
दुबे के पिछले 11 मैच में 8 विकेट है। वेस्ट इंडीज की टीम के अगेंस्ट खेले 3 मैच में दुबे को कोई विकेट नहीं मिला, ठीक है। अब बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो आपको पता है पावर प्ले में तेज गेंदबाज अर्शदीप, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, और ये 3 तेज गेंदबाज है। स्पिन की जरूरत पड़े तो वरुण है। मिडिल फेस में दोनों स्पिन गेंदबाज वरुण अक्षर पटेल गेंदबाज से करवाएंगे। और दुबे की बात करें तो दुबे भाई आपको 12 से 20 में गेंदबाजी ज्यादा करते हुए दिखाई देगा, उससे पहले गेंदबाजी करवाने के चांस कम है, ठीक है। 17 से 20 की बात करोगे तो वही 3 तेज गेंदबाज अर्शदीप, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, ये 3 आपको उधर भी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। यानी जसप्रीत हो गया, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप, ये सब मिडिल फेस में गेंदबाजी कम करेंगे, मिडिल फेस में स्पिन गेंदबाज है और 17 से 20 में वापस आपको गेंदबाजी करते हुए ही दिखाई देंगे। अब आपने ध्यान दिया होगा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि बॉलिंग को लेके बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि यार भाई कैसे एनालाइज करें किस मैच में किस गेंदबाज को कितनी गेंदबाजी मिलेगी या किस मैच में किस गेंदबाज को कितने विकेट मिलेंगे। तो अभी हमने ये देखा है भाई कौन सी टीम के अगेंस्ट कौन सा गेंदबाज अच्छा कर रहा है ना, वेन्यू पे कौन अच्छा कर रहा है। लेकिन अब हम ये भी देख लेंगे कि भाई पहली पारी में कौन अच्छा कर रहा है और सेकंड इनिंग में मैच की में कौन अच्छा कर रहा है। मतलब फर्स्ट इनिंग में उसको कितनी गेंदबाजी मिल रही है, उसका स्ट्राइक रेट कितना है, और सेकंड इनिंग में कितनी गेंदबाजी मिल रही है और उसका स्ट्राइक रेट कितना है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई कौन से फेस में कौन से गेंदबाज से भरोसा करना फायदेमंद होगा, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी पसंद आए तो इस वीडियो पर लाइक जरूर करना और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले अर्शदीप की बात करेंगे, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है। अगर हम बात करें पहली पारी की, ये जो सारे स्टैट्स हैं ये साल 2026 के, ठीक है। तो अर्शदीप ने भाई 4 ओवर लगभग गेंदबाजी की है। जब इंडिया ने पहली पारी में गेंदबाजी की है मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट 4 ओवर गेंदबाजी की है और कम से कम 1 विकेट अर्शदीप को मिला है। अगर आप सेकंड इनिंग की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 ओवर और 3 से थोड़ी ज्यादा गेंदबाजी की है। स्ट्राइक रेट की बात करोगे सेकंड इनिंग में ऑन एन एवरेज अर्शदीप 2 विकेट निकालता है, पहली इनिंग में 1 और सेकंड इनिंग में अर्शदीप ऑलमोस्ट 2 विकेट अभी निकाल रहा है। हार्दिक पांड्या की बात करें, फर्स्ट मैच इनिंग सेकंड मैच इनिंग दोनों में हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी सिमिलर है, वहां पे ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। जसप्रीत बुमराह राइट आर्म तेज गेंदबाज है। इंडिया पहले गेंदबाजी कर रही है तो पूरे 4 ओवर जसप्रीत से करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और वहां पे इनकी स्ट्राइक रेट भी 10.2 की है, यानी ऑलमोस्ट जब इंडिया पहले गेंदबाजी कर रही है 2 बल्लेबाजों को आउट कर रहा है। लेकिन जब इंडिया चेस में गेंदबाजी कर रही है तो भाई जसप्रीत के 1 ओवर कट जा रहा है, ठीक है। जसप्रीत ऑलमोस्ट 3 ओवर गेंदबाजी कर रहा है, ये 1 ओवर कट रहा है तो ये दुबे के खाते में जाएगा, ठीक है। अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करोगे तो दूसरी पारी में स्ट्राइक रेट इनका हो गया 28.5 का। तो अगर इंडिया पहले गेंदबाजी करे तो इंपॉर्टेंट बॉलर कौन है, जसप्रीत, और इंडिया दूसरी पारी में गेंदबाजी करे तो इंपॉर्टेंट गेंदबाज कौन है, अर्शदीप। अगर आपके सामने से सिचुएशन अराइज हो रही है कि मैं किस गेंदबाज पे भरोसा करूं, पहले गेंदबाजी करे जसप्रीत पे भरोसा करो और दूसरी पारी में इंडिया गेंदबाजी करे तो किस पे भरोसा करो, अर्शदीप पे। वरुण की बात करें तो पहली पारी में स्ट्राइक रेट 24 की है, ऑलमोस्ट 4 ओवर गेंदबाजी कर रहा है। लेकिन सेकंड इनिंग में अगर आप बात करोगे स्ट्राइक रेट 11 की और ऑलमोस्ट 3 से 4 ओवर गेंदबाजी कर रहा है। तो टीम इंडिया के 3 इंपॉर्टेंट गेंदबाज हो गया अर्शदीप, जसप्रीत और वरुण, ठीक है। फिर अक्षर पटेल की बात करें तो अक्षर पटेल ने पहले गेंदबाजी अभी तक करवाई नहीं है, यानी मैचेस जितने भी खेले हैं उन मैचेस में सेकंड इनिंग में अक्षर पटेल को गेंदबाजी मिली है। और सेकंड इनिंग में अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे लगभग 12.2 की स्ट्राइक रेट है, यानी ऑलमोस्ट 2 विकेट, ठीक है। दुबे की बात करेंगे तो देखो पहली पारी में तो दुबे की जो स्ट्राइक रेट है वो कितनी है, 15। दूसरी पारी में कितनी है, 10.3। और आपने इस साल जितने भी इंडिया ने T20 मैचेस खेले हैं सब में देख लेना। अब मैंने क्या कहा, 4 ओवर भाई बुमराह भी कर रहे हैं, 4 ओवर वरुण भी कर रहे हैं, 4 ओवर आपका अर्शदीप भी कर रहा है और फिर 4 ओवर अक्षर पटेल ने कर दिए। अब बच्चे कितने, 4 ओवर। उसमें कौन कौन सा गेंदबाज बचा, हार्दिक पांड्या, दुबे। हार्दिक पांड्या ने 3 कर दिया, दुबे का 1 ओवर। लेकिन जब इंडिया चेस में गेंदबाजी करिए तो आपने क्या देखा है कि भाई देखो वरुण ने 4 कर दिए, अक्षर ने 4 कर दिए, अर्शदीप ने 4 कर दिए। तो 1 ओवर तो कम किसने किया, जसप्रीत ने। 1 ओवर कम किसने किया, हार्दिक ने। तो ये 2 ओवर कम हुए तो गेंदबाजी किसको मिल गई, दुबे को, ठीक है। तो ये चीज आपने देखा होगा, दुबे को जब भी विकेट मिल रहे हैं तो इंडिया सेकंड इनिंग में गेंदबाजी की है तो दुबे को विकेट मिले हैं। इंडिया पहले गेंदबाजी करती है, दुबे को उतनी गेंदबाजी मिलती तक नहीं है, ठीक है। तो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स जो चल रहे थे वो अब इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। वेस्ट इंडीज की बात करते हैं, मैथ्यू फोर्ड की पहली पारी में 18 की स्ट्राइक रेट है और दूसरी पारी में 17.2, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की गेंदबाजी मैथ्यू फोर्ड करवा रहा है। बस डिफरेंस ये है कि पहली पारी में गेंदबाजी ज्यादा मिल जाती है, दूसरी पारी में गेंदबाजी थोड़ी सी कम मिलती है। रोमेरियो की बात करें तो अभी जितने भी मैचेस खेले हैं वेस्ट इंडीज की टीम ने सेकंड इनिंग में बॉलिंग की है, वहां उसकी स्ट्राइक रेट 11 की है, ठीक है। होल्डर की बात करोगे तो पहली पारी में एक बार गेंदबाजी कराई है और उसमें इसको 4 विकेट मिल गए थे, ठीक है।
चेस में अगर आप बात करोगे 28.6 की स्ट्राइक रेट है किसकी, जेसन होल्डर की, और पिछले मैच में चेस में होल्डर पिटा था, ठीक है। सेमार जोसेफ की बात करें, पहली पारी में भाई 36 की स्ट्राइक रेट है और चेस में 16.2 की स्ट्राइक रेट है, ठीक है। इसके बाद मोती की बात करोगे तो पहली पारी में 3.3 ओवर गेंदबाजी करे, विकेट नहीं मिला, चेस में स्ट्राइक रेट 11 की है, मोती की चेस में स्ट्राइक रेट 11 की है। अगर वेस्टइंडीज पहले बल्लेबाजी करके एक डिसेंट टारगेट बोर्ड पे सेट कर दे तो मोती भी अपना जलवा दिखा सकता है। रोस्टन चेस की बात करोगे तो भाई पहली पारी में 12 की स्ट्राइक रेट है और चेस में 25.5 की स्ट्राइक रेट है, ठीक है। अकील हुसैन की बात करोगे, अकील की पहली पारी में 24 की स्ट्राइक रेट है और लगभग 4 ओवर गेंदबाजी कर रहा है और चेस में 16.5 की स्ट्राइक रेट है, ठीक है। तो जो डाउट था आपका कि भाई दुबे को कैसे हमने अपनी टीम में सेटल करना है, दुबे को कैसे एनालाइज करें कि टीम इंडिया कब गेंदबाजी करे, तो आपका एनालाइज हो गया। जब मैच टीम इंडिया की पकड़ में है, इंडिया वहां से मैच हार नहीं सकता, उस सिचुएशन में दुबे को एक्सपेरिमेंट के लिए गेंदबाजी दी जाएगी। लेकिन जब मैच इंडिया के पकड़ में नहीं है तो दुबे से गेंदबाजी कम करवाई जाएगी। तो इतनी सी बात है। और बाकी गेंदबाजों के बारे में भी आपको पता चला, अर्शदीप के बारे में पता चला, जसप्रीत के बारे में पता चला, और ये कुछ ऐसे स्टैट्स हैं जिनको यूटिलाइज करके आप लोग जब फ्री टू प्ले फैंटेसी खेल रहे हैं तो वहां पे अपने कैप्टन या वाइस कैप्टन को डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जसप्रीत को कैप्टन करना है तो इंडिया पहले गेंदबाजी करे और हम उसे अपनी टीम में कैप्टन करें तो सक्सेस मिलने के चांस ज्यादा है। अगर जसप्रीत को हम कैप्टन कर रहे हैं जब इंडिया सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करवा रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन चांस कम हो गए। सिमिलर वे में वरुण पे बात करें तो इंडिया अगर इस मैच में सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कर रही है और हम उसे अपनी फैंटेसी टीम का कैप्टन करें, फ्री टू प्ले फैंटेसी में कैप्टन करें तो हमें सक्सेस मिलने के चांस आ रहा है। तो इतनी सी बात मैं आपको समझा रहा हूं। तो जो बातें मैंने आपको समझाई है इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है, टॉस का वेट करना है और उसके बाद आपके माइंड में चीजें क्लियर होती चली जाएंगी कि इस वाले मैच में किन गेंदबाजों को गेंदबाजी मिलेगी, किससे विकेट मिलेगा, कौन से बल्लेबाज इस वाले मैच में चलने वाले हैं। फिलहाल अगर आप मेरे से टॉस से पहले पूछ लोगे भाई इस वाले मैच में आपको क्या लगता है कि वो कौन से 11 खिलाड़ी जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो टॉस से पहले मैंने जो 11 प्लेयर हैं उनके नाम आपको बता रहा हूं। कीपर बल्लेबाज किशन और शेहोप, ठीक है। बल्लेबाज में सूर्या, अभिषेक, हेटमायर। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, जेसन होल्डर, रोस्टन चेस, रोमेरियो सेफर्ड। नीचे गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। टॉस से पहले इन 11 खिलाड़ियों में जो मुझे लगता है सबसे इंपैक्ट ज्यादा लेके आ सकते हैं इस वाले मैच में, इंडिया की ओर से हार्दिक पांड्या, वेस्ट इंडीज की टीम की ओर से जेसन होल्डर। अगर इंडिया पहले गेंदबाजी करे तो जसप्रीत भी भाई धमाकेदार परफॉर्म कर सकता है, सेकंड इनिंग में वरुण कर सकता है, तो यहां पे चेंज होते हैं। अब इंडिया अगर चेस में गेंदबाजी कर रही है तो जसप्रीत के रिप्लेसमेंट पे अर्शदीप इंक्लूड कर सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत सारी बातें मैंने ऐसी बताई जिनको ध्यान में रखते हो अगर आप इस मैच को एनालाइज करोगे तो इस वाले मैच में आपकी एनालिसिस के सही होने के चांस काफी ज्यादा है, ठीक है। तो बस भाई आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आप सबसे वापस एक बार फिर मेरी मुलाकात होगी किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सारे भाई लोग अपना ध्यान रखो और कमेंट करके ये बताओ कि इस वाले मैच में अभी एनालिसिस देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम मैच विन करने वाली है, ठीक है। बाकी मेरी एनालिसिस की बात करोगे तो मेरी एनालिसिस ये कहती है कि इस वाले मैच में टीम इंडिया के पास ज्यादा एडवांटेज अगर आप कंपैरिजन करोगे वेस्ट इंडीज की टीम से, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम की कमजोरी उनकी टीम की गेंदबाजी है। अगर वेस्ट इंडीज की टीम के गेंदबाजों ने एक बार फिर वैसा ही परफॉर्म किया जैसा परफॉर्मेंस वो लगातार इस T20 विश्व कप में करते आ रहे हैं तो टीम इंडिया को इस वाले मैच में ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस वाले मैच में अगर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी में इंप्रूवमेंट किया, अच्छी गेंदबाजी की, तो इस वाले मैच में टीम इंडिया को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो बस भाई अब आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप सारे भाई लोग अपना ध्यान रखो और बस अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही मेरे साथ बनाए रखो।